नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आज की जो हमारी वीडियो है ये भारत का संविधान इंडियन पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत की सीरीज़ है उसका फर्स्ट चैप्टर की सेकंड वीडियो है। अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब फर्स्ट वीडियो में हमने जो स्टार्ट किया था वो था 1773 से लेकर 1858 तक के जितने भी हमारे अधिनियम थे उनको हमने किया था। इस वीडियो में हम 1858 से लेकर 1947 तक के जितने भी अधिनियम थे उनको करेंगे। हमने पिछले उसमें देखा था कि 1858 से पहले जितने भी अधिनियम थे वो थे कंपनी के शासन के। ठीक है, कंपनी के शासन के दौरान जो भी कार्य हुए थे, जो भी उन्होंने रूल्स बनाए थे वो 1858 तक के हो गए। और 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद सीधा ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश सरकार जो थी, ताज के हम अंडर में चले गए थे। और उसके बाद जो भी हमारे यहाँ अधिनियम बने थे वो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश संसद थी, उसके द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट जो आता है वो आता है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है जी, भारत सरकार अधिनियम 1858 भारत के शासन को अच्छा बनाने के लिए, जस्ट ए सेकेंड, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से प्रसिद्ध है। फर्स्ट देखो इसमें क्या है कि इस अधिनियम को क्या मानते हैं, भारत को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। ठीक है, अंग्रेजों का यही मानना था कि हम भारत का विकास कर रहे हैं, इसको अच्छा बना रहे हैं, इन लोगों को सभ्य बना रहे हैं। ठीक है, तो ये 1858 वाला जो हमारा अधिनियम है ये भारत को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है जी, कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और सभी शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां को समाप्त करके सीधा ब्रिटेन के राज के तहत हमारा जो गवर्नमेंट थी वो ब्रिटेन के द्वारा चलाई गई। ठीक है, गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। ठीक है जी, गवर्नर जनरल जो था उसका नाम बदल दिया गया और उसको कर दिया भारत का वायसराय पद को कर दिया गया। और लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे। ठीक है, ये है लॉर्ड कैनिंग जो कि प्रथम वायसराय थे। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी। ठीक है, इसने क्या किया कि जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया। कोर्ट, निदेशक कोर्ट और क्या है, नियंत्रण बोर्ड, दोनों चीज़ों को इसने समाप्त कर दिया और द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का पद सृजन किया। ठीक है, भारत में तो हो गया गवर्नर ये वायसराय, भारत में हो गया वायसराय। ठीक है जी, और जो ब्रिटेन में था, जो भारत को जिसको देखना था वो हो गए राज्य सचिव। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, ये जो राज्य सचिव था ये जैसे हमारी संसद में किसी एक को, जैसे हमारे अगर नेपाल गुलाम हो या फिर हमारा भूटान गुलाम हो, तो जैसे एक जो हमारा सांसद है उसको वो भाग दे दिया जाए कि तू इस देश को देखेगा। ठीक है, तो ऐसे ही राज्य सचिव बना दिया जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, वो भारत को देखता था। ठीक है, ब्रिटेन की तरफ से भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जो एक सलाहकार परिषद थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया था। ठीक है, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया जो एक नियमित निकाय थी जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। ठीक है, ये जो परिषद थी ये भारत में और इंग्लैंड में मुकदमा कर सकती थी, इस पर भी मुकदमा चलाया जा सकता था। इधर कई बार एक बार क्वेश्चन आ जाता था कि जो भारत सचिव की जो परिषद थी उसके द्वारा भारत और ब्रिटेन में मुकदमा चलाया जा सकता था। क्या इसके ऊपर भी मुकदमा किया जा सकता था? तो हाँ, इसके ऊपर भी मुकदमा किया जा सकता था। ठीक है, 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है ये है 1861 का अधिनियम। ठीक है, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। क्या हुआ कि 1857 में हमने देखा कि क्रांति हो गई थी।
ठीक है। और 1857 में क्रांति के बाद इन्होंने तुर्ताफुर्ती में 1858 वाला तो बना दिया, लेकिन अब इन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ इसमें और फेरबदल करें ताकि जो यहाँ पे हम शासन चला सकें वो शासन हमारा नियमित रूप से बना रहे। और कोई भी दूसरा देश अगर किसी दूसरे देश के ऊपर शासन करता है तो वहाँ के अगर लोगों को शामिल नहीं करता है तो वो शासन ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। इसलिए अंग्रेजों ने दिमाग से खेला और सोचा कि इसमें भारतीयों को भी शामिल करने की शुरुआत की जाए ताकि उनको लगे कि जो शासन वो कर रहे हैं उसमें भारतीय ही कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इस कानून को 1861 में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था, ठीक है। तो उसकी वायसराय की जो कमेटी थी, जो परिषद थी, उसमें कुछ भारतीयों को ले सकता था, लेकिन वो सरकारी नहीं थे, वो गैर सरकारी रूप से नामांकित उनको कर सकता था। इसमें आगे देखो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय सदस्यों, ठीक है, 3 भारतीय सदस्य थे, राजा बनारस के राजा, ठीक है, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, ठीक है। इन तीनों के, बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को और सर दिनकर राव को विधान परिषद में इन्होंने 1862 में मनोनीत किया। इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई की विधायी शक्तियां दोबारा देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। हमने देखा कि 1773 में, ठीक है, केंद्रीकरण की शुरुआत की थी, सेंट्रलाइजेशन की, और उसको आगे और भी जो अधिनियम थे 1833 या 1813 वाला जो था उसमें और ज्यादा सेंट्रलाइज कर दिया, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने देखा कि 1857 में तो क्या हो गया, विद्रोह हो गया। विद्रोह के चक्कर में इन्होंने देखा कि ज्यादा सेंट्रलाइज पावर सिस्टम से हमारा नुकसान हो रहा है, लोग हमारे उसमें क्रांति कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की और बंबई और मद्रास को दोबारा से विधायी शक्तियां दे दी ताकि वो अपने काम चलाने के लिए दोबारा से अपने कानून बना सकें। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 66 और 97 में विधान परिषद का गठन हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये कह सकते हैं कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत कब हुई, तो भी 1861 में हुई, ठीक है। और तीनों राज्य, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और बंगाल, इन तीनों में 1800 सबसे पहले हुई बंगाल में, फिर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो कि आजकल यूपी है, और क्या नाम है, फिर पंजाब में, इन तीनों में विधान परिषद का गठन किया 1861 के द्वारा, ठीक है। इसने वायसराय को इमरजेंसी में अध्यादेश की शक्ति प्रदान की जिसकी अवधि 6 माह होती थी। यह सबसे वीआईपी क्वेश्चन बन जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा जो वायसराय था उसको अध्यादेश की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है। तो 1861 का जो अधिनियम था उसके द्वारा इमरजेंसी में वायसराय अपना अध्यादेश जारी कर सकता था कानून के रूप में, और उसकी जो अवधि थी, जो उसका टाइम पीरियड था, वो था 6 महीने का, ठीक है। अब आता है 1892 का अधिनियम। इसमें इसने विधान परिषद के कार्यों की में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। 1892 में क्या हुआ कि बजट पर हम बहस कर सकते थे, कार्यपालिका में जो प्रश्न पूछे जाते थे उत्तर देने के लिए उनको अधिकृत किया गया 1892 के अधिनियम में। अब आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को 1909 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव, ये तो राज्य सचिव थे मार्ले तो, और मिंटो जो थे वो भारत में वायसराय थे, तो इसलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से हम जानते हैं, तो वो अधिनियम है 1909 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, इस नाम से भी इसको जानते हैं। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में के आकार में काफी वृद्धि की, ठीक है। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 कर दी गई। इसने केंद्र में और प्रांत में विधान परिषद जो थी उनमें क्या कर दिया, उनके जो आकार थी उनमें जो सीटों की संख्या थी वो बढ़ा दी। केंद्रीय परिषद में जो
सीटें थी वो 16 थी, 16 से बढ़कर इन्होंने 60 कर दी। ये डिसेंट्रलाइज करना चाह रहे थे पावर को, कि लोगों को दिखाना चाह रहे थे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो और हमारा जो शासन चलाना है यहाँ पे आसान हो जाए। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। अब क्या था कि सेंटर में तो इन्होंने 16 से लेकर 60 कर दिया, लेकिन अलग अलग प्रांत में अलग अलग संख्या थी, क्योंकि प्रांत की जो पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से छोटे प्रांत या बड़े प्रांत की अलग अलग विधान परिषदों में इनकी संख्या थी, इसलिए वो एक समान नहीं थी। ठीक है, इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा। सेंटर वाले में देखो 16 से 60 कर दिया। अब इसमें 60 है तो 30 से ज्यादा तो इन्हीं के पास जो परिषद थे, इन्हीं के जो ब्रिटेन के जो लोग थे वही आएंगे, क्योंकि इनको बहुमत चाहिए था। ठीक है, तो केंद्रीय परिषद में तो इन्होंने बहुमत बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति थी। क्या किया इन्होंने कि प्रांत में जो भी परिषदें थी उनमें गैर सरकारी जो सदस्य थे, गैर सरकारी सदस्य मीन्स जो भारतीय सदस्य वगैरह थे, उनको उनका बहुमत हो सकता था। ठीक है, इसने दोनों सत्रों पर विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ाया, अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। ठीक है, पहले क्या था कि सिर्फ हम क्वेश्चन पूछ सकते थे, पहले वाले में 1861 वाले में हमने देखा, 92 वाले में सॉरी, लेकिन इसमें क्या हुआ कि हमने क्वेश्चन पूछा, वहां से आंसर आया, हम अनुपूरक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं उसके ऊपर। ये वाली जो बात है ये 1909 वाले भारत परिषद अधिनियम में आई। अच्छा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, अब 1909 वाले में देख रहे हैं कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। ठीक है, कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है, एक सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का भी वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है। किस अधिनियम के द्वारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को नियुक्त किया गया था, तो मनोनीत किया गया था? तो ये था 1909 का भारत शासन अधिनियम। इसके अलावा जो पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है मुस्लिमों के लिए, सबसे पहले किसके लिए लेके आए? मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो लेके आए थे वो 1909 में लेके आए थे। इसके अंतर्गत इसमें था क्या ये बता रहे हैं। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव जो है सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। अब क्वेश्चन ये भी बन गया है कि कौन से किसको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके आगे देखो, इसने प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैंबर ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इन्होंने पहली बात तो मुस्लिम्स के लिए, फिर विश्वविद्यालय और कॉर्पोरेशन चैंबर ऑफ कॉमर्स, इन सब के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान 1909 के एक्ट में किया गया। अब जो आता है ये आता है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919, यह अधिनियम 1921 में लागू हुआ। पहली बात 1919 में तो इसको पारित किया गया था, लागू कब हुआ? 1921 में इस अधिनियम को लागू किया गया। इस अधिनियम का जो नाम था इसको बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि जो भारत के सचिव थे उस समय जो ब्रिटेन में थे वो थे मॉन्टेग्यू और वायसराय जो थे वो थे चेम्सफोर्ड, इसलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया। इसने प्रांतीय विषय को पुनः दो भागों में विभक्त किया, स्थानांतरित और आरक्षित। अब देखो, द्वैध शासन जो था वो प्रांतों में आ गया, राज्यों में द्वैध शासन का आरंभ। द्वैध शासन कैसे आया कि जो शासन करने का जैसे शासन करने की जो मशीनरी थी उसको दो भागों में बांट दिया। एक तो जो स्थानांतरित विषय थे और एक आरक्षित विषय। आरक्षित विषयों को तो ऐसे जैसे गवर्नर को दे दिया गया, ठीक है, गवर्नर की ही उसमें बात मानी जाएगी, कुछ भी हो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। और स्थानांतरित जो था विधान परिषद और जो सरकार वहां से इलेक्ट होती थी उसके द्वारा जो कानून बनाए जाते थे, जो चीजें कर सकती थी, उन विषयों को हस्तांतरित कर दिया गया। ये थी राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली। एक तो वहां की चुनी हुई इलेक्ट गवर्नमेंट करती थी, दूसरा जो आरक्षित विषय थे उसके ऊपर गवर्नर अपना कार्य करते थे। ये द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किस में किया गया? प्रांतों में किया गया। ठीक है, अब आगे देखो,
इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की। पहली बार दो सदनीय व्यवस्था आरंभ की इसने, और प्रत्यक्ष निर्वाचन डायरेक्ट जो निर्वाचन की व्यवस्था है वो 1919 में आरंभ की गई। अब एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, तो ये 1919 में। और पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था कब लागू की गई, तो भी 1919 में। इस बात को आपको याद रखना है। इस प्रकार विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। इसके अनुसार, अब अगला पॉइंट देखो, इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी जो परिषद है 6 में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। पहले तो सत्येंद्र प्रसाद थे उनको चुना गया था। अब क्या कर दिया गया कि कार्यकारी जो परिषद थी वायसराय की, ठीक है, उसमें से 3 को भारतीय होना आवश्यक हो गया है। पहले कोई आवश्यक नहीं था, वो अलग से निर्वाचित कर सकते थे, लेकिन अब 6 में से 3 का भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर, देखो पहले क्या था, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, एंग्लो भारतीयों और यूरोपियंस के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को पारित किया। अब देखो भाई क्या किया इसने, पहले तो सिर्फ किसको दिया था, मुस्लिम्स को दिया था। अब जो सिख हैं, एंग्लो जो भारतीय हैं, ईसाई जो थे, यूरोपियन जो थे, उनको अलग से इन्होंने निर्वाचित करने के लिए ये व्यवस्था दी। इस कानून ने क्या किया, संपत्ति कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। क्या किया इसने कि इस कानून ने संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। फर्स्ट टाइम लोगों को वोटिंग राइट दिए गए। किस कानून के तहत, 1919 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम के द्वारा पहली बार लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सर्जन किया, और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्य को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया। इसमें आगे है, इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में तो पहली बार आता कि लोक सेवकों की 1926 में भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा का आयोग का गठन किया गया। कब किया गया, किस अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के तहत यह किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग वाला भी है और यह भी है कि कौन से अधिनियम में केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। तो ये जो अधिनियम है 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना स्वयं बजट बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। अब इन्होंने क्या किया कि सेंटर में एक अलग गवर्नमेंट चलेगी और राज्यों के लिए एक अलग गवर्नमेंट का प्रावधान कर दिया। पहले क्या था कि जो सेंटर जो गवर्नमेंट थी वही बजट को बनाती थी और वही बजट को वितरित कर देती थी, लेकिन अब क्या हुआ कि जो बजट का जो प्रावधान था सेंटर अपने लिए अलग से करती थी, राज्य अपने लिए अलग से करते हैं। जैसा कि स्ट्रक्चर अब हम देखते हैं सेम वैसे ही था। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन भी किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। ठीक है, क्योंकि 1919 में एक वैधानिक आयोग बनाया जो 1929 में अपनी रिपोर्ट देना था। इसी के आधार पर साइमन कमीशन आता है। ठीक है, तो साइमन कमीशन जो आयोग बना था वो 1919 के अधिनियम के तहत ही इसका गठन किया जाना था। अब जो आता है वो आता है भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इंपॉर्टेंट ये देखो आप 1909, 1919 और 1935, 1947 ये सारे अधिनियम अगर वैसे देखें ना तो सारे ही मैंने इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वही लिए हैं और जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको हर एक पॉइंट को बारीकी से देखना और याद करना है। जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे और क्वेश्चन लगाओगे तो आप देखोगे मैक्सिमम आपके 90% क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 क्या थी, अनुसूचियां थी। ठीक है, 3 अनुसूचियों में क्या था कि जो संघ सूची थी
तीन तरह की सूचियां थी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जो आज के टाइम पे बनी हुई है। सेम वही प्रोसीजर 1935 से ही हमने ये सूचियां ली थी। तो संघ सूची में कितने विषय थे? 59 थे, और राज्य सूची में कितने थे? 54, और समवर्ती सूची में 36। ठीक है, तीनों सूचियों में अलग अलग विषय थे, जिसमें सबसे ज्यादा संघ सूची में थे, फिर राज्य सूची में, और फिर समवर्ती सूची में। संघ सूची वो सूची होती है जिसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। राज्य सूची वो होती है जिसमें कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का होता है, कि ये विषय हैं, इन विषयों के ऊपर राज्य सरकार कानून बनाएगी। समवर्ती सूची वो होती है जिसमें दोनों ही कानून बना सकते हैं, और अगर ऐसा कानून जिसमें किसी पे क्लैश हो जाए, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो संघ सूची वाला जो कानून है, उसकी प्रायोरिटी राज्य वाले पे ज्यादा होती है। अविशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। तो अविशिष्ट शक्तियों का जो प्रावधान था, ये किसको दे दी गई? वायसराय को दे दी गई। इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी, प्रांतीय स्वायत्ता का शुभारंभ किया। देखो, हमने अब देखा कि प्रांतों में इसने कब? 1919 में प्रांतों में क्या था? द्वैध शासन प्रणाली थी, जिसमें आरक्षित और हस्तांतरित विषय थे। अब वहां तो इसने प्रांतों से तो खत्म कर दिया इसको, इन्होंने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया, लेकिन यह प्रावधान आज तक कभी भी लागू नहीं हुआ। ठीक है, गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू हुई, 1939 में समाप्त कर दी गई। क्या किया कि गवर्नर, जो राज्यों में गवर्नर थे ना, अब इन्होंने एक और डिसेंट्रलाइज किया पावर का, कि जो राज्यों में गवर्नर हैं उनको जो भी चुनी हुई जो गवर्नमेंट है, जो विधान परिषद वहां की है, वो जो बोलेगी उसके तहत कार्य करना आवश्यक कर दिया गया। ठीक है, कि जो वहां की गवर्नमेंट बोलेगी, जो चुने हुए प्रतिनिधि बताएंगे, मंत्रिमंडल जो बताएगा, उसी हिसाब से गवर्नर को काम करना है। जैसा स्ट्रक्चर अब हम देखते हैं कि गवर्नर को वही काम करना होता है जो कि वहां की चुनी हुई गवर्नमेंट उसको बोलती है। ठीक है, लेकिन 1939 में उन्होंने 2 साल के अंदर इस व्यवस्था में देख लिया कि इससे तो उनका नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब आता है 1935 में ही इसने 11 राज्यों में 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। अब देखो क्या किया कि राज्यों में भी 2 तरह के सदन बना दिए। ठीक है, विधान परिषद और विधानसभा। जैसे द्विसदनीय व्यवस्था पहले तो स्टार्ट की थी इन्होंने, कहां पे? केंद्र में की थी। अब कहां पे स्टार्ट कर दी इन्होंने? राज्यों में कर दी। देखो, राज्य बंगाल, मद्रास, बंबई, बिहार, संयुक्त प्रांत, इन सब में और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बनाई गई। जो 11 जो राज्य थे, पहले जो 11 स्टेट थे इनके तहत, उसमें से 6 में इन्होंने, 2 जो बड़े स्टेट थे हमारे 6, उनमें इन्होंने 2 तरह की विधान परिषद और विधानसभा का गठन किया। इसने दलित, महिलाओं और मजदूरों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। ठीक है, क्या किया इन्होंने कि 1909 के अंदर इन्होंने मुस्लिमों को दिया, फिर 1909 के बाद 1919 में इन्होंने आंग्ल भारतीय लोगों को दिया। इसके बाद 1935 में इन्होंने महिलाओं, मजदूरों और जो दलित थे उनको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार कर दिया, उनको यह प्रतिनिधित्व दे दिया। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। अच्छा, ये इसने मताधिकार का विस्तार लगभग 10%। देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये रहता है, ये रहता है। इसने क्या किया कि मताधिकार का विस्तार कर दिया। पहले क्या था कि भाई शिक्षित लोगों को, इन लोगों को ये दे दिया गया था, लेकिन अब क्या किया, 1919 में पहले बार स्टार्ट किया था, लेकिन 1935 में 10% अपनी जो जनसंख्या थी उसको मत देने का अधिकार इन्होंने दे दिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये कई बार किसी भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि किस अधिनियम के तहत भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो 1935 का जो अधिनियम था उसके तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी स्थापना 1935 के तहत की गई थी। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1937 में कब? 1935 के एक्ट के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई।
अब आता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब 1947 का अधिनियम हम देखेंगे कि इसमें क्या है। 20 फरवरी 1947 को क्या हुआ कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे क्लेमेंट एटली, इन्होंने घोषणा कर दी कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, कि 30 जून को हम यहां से अपना बोरी बिस्तरा समेट लेंगे और भारत में हम अपना शासन समाप्त करके भारतीयों को यहां राज करने के लिए दे देंगे, आजादी दे देंगे। इस घोषणा पर ये थोड़ी बहुत इसमें मिस्टेक है, वो आप देख लेना। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। जैसे ही उन्होंने मुस्लिम लीग जैसे ही पता चला कि 30 जून को भारत आजाद हो जाएगा, ब्रिटिश यहां से चले जाएंगे, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, अलग से अपना देश बनाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। 3 जून 20 फरवरी को यह घोषणा की गई थी। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। उन्होंने क्या योजना दी माउंटबेटन साहब ने कि कोई भी, जैसे भारत और पाकिस्तान दो उन्होंने स्टेट बना दिए, और इसके अलावा कहा कि कोई भी राज्य अगर स्वतंत्र जो भी राजाओं के राज्य थे वो अगर भारत में मिलना चाहें तो भारत में मिल जाए, पाकिस्तान में वो पाकिस्तान, और स्वतंत्र रहना चाहें कोई विदेशी रियासतें, वो रियासतें आज़ाद भी रह सकती हैं। ये लॉर्ड माउंटबेटन की योजना थी। ठीक है, तो इसने अब विशेषताएं देखो इसमें क्या थी कि इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने भारत का विभाजन कर 2 डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। ठीक है, क्या है कि ब्रिटिश जो राष्ट्रमंडल था उससे अलग होने की, मतलब इन्होंने एक वो रखा कि हम डोमिनियन की तरह रखेंगे स्टार्टिंग में, कि उसके अलावा इनको हर तरह की आज़ादी दे दी गई कि आप अपना संविधान बनाओ, अपना काम करो, उसके बाद आप कोई भी कानून करके कोई भी ब्रिटेन की जो रूल है किसी भी चीज़ को आप हटा सकते थे, डोमिनियन स्टेटस को भी हटा सकते थे, किसी तरह की चीज़ों को आप हटा सकते थे। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया, उसके स्थान पर दोनों राज्यों यानी कि भारत और पाकिस्तान में गवर्नर जनरल के पद का सर्जन किया। अब वायसराय का खत्म करके गवर्नर जनरल के पद का सर्जन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करना था। ये लास्ट है जिन्होंने ब्रिटेन के ताज को किया था। ठीक है, कि जो गवर्नर जनरल था उसकी जो नियुक्ति थी कर बताना किसको था, राष्ट्र की कैबिनेट, हमारी जो सरकार थी, हमारी कैबिनेट जो थी उसकी सिफारिश पर ब्रिटेन को ताज को इसकी नियुक्ति करनी थी। इस पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। ठीक है, वो नियंत्रण किसका होना था, भारत की जो कैबिनेट होती उसका नियंत्रण इसके ऊपर होना था। ठीक है, आगे चलो। अब 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों राज्यों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों राज्य इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेते। जैसे कि 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटेन ने संसद ने कोई भी कानून बना दिया, ठीक है, यह मिस्टेक है यहाँ पे प्रिंटिंग, कि कोई भी कानून बना दिया वो तब तक लागू नहीं माना जाएगा कि जब तक यहां पे कानून बना के उसको लागू नहीं करेंगे ना, तो वो बेशक बनाते रहे, उसका कोई भी रोल नहीं था। ठीक है, इसने 15 अगस्त 1947 में भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। कोई भी समझौता, जो भी चीजें थी ब्रिटेन ने जो भी की थी, सब तरीके से यहां पे उनकी समाप्ति हो गई। सारी चीजें भारत की जो कैबिनेट जो थी उसके कंट्रोल में आ गई। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया, जो भारत सचिव थे उनका पद समाप्त कर दिया, वायसराय का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। इस अधिनियम ने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे भारत, मैंने पहले ही आपको बताया था, पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। इस अधिनियम ने नए संविधान बनाने तक क्या किया कि जो 1947 का जो अधिनियम था कि नया संविधान बनाने तक प्रत्येक राज्य में शासन संचालित करने एवं शासन अधिनियम 1945 के तहत उनकी प्रांतीय सभा में
सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। जब तक वो ना बनाए तब तक जो ब्रिटेन के जो रूल्स थे, जो नियम थे, उनके तहत सरकार चला सकते थे और चेंज करना चाहें तो उनको चेंज कर सकते। इसलिए राजशाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया कि राजशाही पहले उपाधि जो थी कि भारत का सम्राट, हम जो भी चीजें बोलते भारत के सम्राट को संबोधित करके होती थी, वो संबोधन इन्होंने यहां से हटा दिया। इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली जो थी उसको भी समाप्त कर दिया। 15 अगस्त 1947 से पूर्व सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। ये क्या कहना चाह रहा है इसमें कि जो पहले जो सिविल सेवकों की नियुक्ति थी जो राज्य सचिव द्वारा किए जाते थे वो प्रणाली तो समाप्त कर दी, लेकिन जो पहले से ही सिविल सेवक जो हमारे थे, जो कर्मचारी थे, जो उनको सुविधाएं मिलती थी वो लगातार उनको मिलती रही। लॉर्ड माउंटबेटन नई डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, प्रथम गवर्नर जो बने हैं वो कौन बने हैं? प्रथम जो गवर्नर जनरल जो बने हैं वो बने हैं लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार किया गया। अब आता है अंतरिम गवर्नमेंट का। अंतरिम सरकार जो थी उसमें जो पहली सरकार जो बनी थी, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बने थे, राजेंद्र प्रसाद जो थे खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। तो आपको ये कंप्लीट जो इंडेक्स देख लेना है कि किसको क्या क्या दिया गया था। इसके बाद जो थी वो थी कि भारत का पहला मंत्रिमंडल जो 1947 में बना था उसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, ठीक है, जॉन मैथाई रेलवे मंत्री। आपको एक बार इनको भी आवश्यक रूप से देख लेना है। ठीक है, अब आगे देखो कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं ये हैं कि मुगल बादशाह जो शाह आलम थे 1764 में बक्सर की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार इन्होंने दे दिए गए थे। ठीक है, तो बजट की जो व्यवस्था थी, दूसरा जो पॉइंट है वो है कि बजट की व्यवस्था को ब्रिटिश कालीन भारत में कब स्टार्ट किया गया था? तो ब्रिटेन के द्वारा 1860 में बजट की जो व्यवस्था थी वो भारत में लागू कर दी गई थी। ये थी हमारी फर्स्ट चैप्टर की लक्ष्मीकांत की वीडियो। दोनों फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में ये कंप्लीट हो जाती है। इससे रिलेटेड आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अपनी सी